दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, आज हमारा 285 नंबर का लेक्चर है। यदि आप आज की क्लास देखते हैं तो आप तैयार कर लेंगे पूरे 8550 सवाल। जी हां दोस्तों, एक दिन में 30 सवाल मैं लेकर आता हूं। डेली दोस्तों टॉपिक चेंज करता हूं। चैप्टर तुम्हारा ज्योग्राफी चल रहा है, इसके पहले एंशिएंट, मिडावल, मॉडर्न और इंडियन पॉलिटी, ये 4 विषय पूरी तरह से समाप्त कर दिए गए पढ़ा के। आगे इंडियन ज्योग्राफी, अब आगे आने वाला अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी चल रहा है, बहुत जल्द दोस्तों वर्ल्ड ज्योग्राफी भी समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि कौन कौन सा सवाल ऐसा है जो आपको नहीं पता है। तो ऐसे बहुत सारे सवाल यहाँ पर स्क्रीन पर हैं। टॉपिक जो हमने रखा है यह है तापमान और लवणता। दोस्तों हम जो कवर कर रहे थे मुख्य टॉपिक वो था दोस्तों समुद्र यानी महासागरों से संबंधित। तो महासागरों में दोस्तों आप तो जानते हैं लवणता भी होती, तो उसी लवणता और उनके तापमान से संबंधित काफी सारे सवालों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से छोटे छोटे इंडिविजुअल बैच लॉन्च किए गए हैं। इन बैच के बारे में दोस्तों आप जानकारी इन नंबर पर कॉल करके प्राप्त कर सकते हैं। ये बैच ऐसे हैं दोस्तों कि आप एक बार बैच ज्वाइन कीजिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस इतना अच्छा हो जाएगा, सब्जेक्ट पर मजबूती इतनी अच्छी बन जाएगी कि आपको लगेगा कि दोबारा हमें अलग से कहीं पेड क्लास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप कहीं से ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कीजिए, लेकिन आप इन छोटे छोटे बैच को ज्वाइन करके अपनी स्थिति को और भी मजबूत कर सकते हैं। देखिए, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर मत रहिए। हो सकता है कि आपको चीजें न पढ़ाई जाएं, कम पढ़ाई जाएं, तो कम से कम यहां से चीजें पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि स्टडी 91 पर जो कुछ पढ़ाया जाएगा ये तो बहुत ही डिटेल में होता है। ठीक है, आगे ये बातचीत शुरू करते हैं और सवाल देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर कि महासागरीय जल के दो मुख्य गुण कौन कौन से। दो मुख्य गुण हैं दोस्तों, किसके, याद रखेगा, दो मुख्य गुण हैं महासागरीय जल के। ठीक है, कौन कौन से गुण हैं, तो पहला गुण है तापमान। क्या है दोस्तों, पहला गुण है तापमान, और दूसरा गुण क्या है दोस्तों, उस जल की लवणता। तापमान का मतलब क्या है, कितना दोस्तों वह जल कितना गर्म है, ये उसके तापमान पर निर्भर करता है कि नहीं। और दूसरा है लवणता। ठीक है, लवणता यानी 1000 मिलीलीटर में, या फिर हम उसे देखिए 1000 मिलीलीटर में कितना नमक की मात्रा है, उसे ही दोस्तों क्या कहते हैं, लवणता कहते हैं। तो ये दो चीजें हैं जो महासागरीय जल में पाई जाती हैं। इन्हीं से संबंधित हम अन्य सवालों को भी देखने वाले हैं। अब देखिए, यहीं से तोड़कर सवाल दिया जा रहा है आपको कि सागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत कहां है। अच्छा एक बात बताइए मुझे, पूछने वाली बात है। यदि आपसे मैं पूछूं यहां सागरीय जल का मतलब क्या हो गया, वह जल जो समुद्र में है, जो सागर में है। क्या 2-4 बाल्टी जल है क्या, या 2-4 टंकी जल, भाई वो तो अथाह सागर है, अथाह समुद्र है, मतलब जिसका कोई था ही नहीं, इतना बड़ा है। अब उसमें असीमित मात्रा में जल है। भाई लीटर में मापा जा सकता है क्या कि कितना जल है। ठीक है, तो दोस्तों अथाह मात्रा में जल है। अब उसको गर्म कौन करेगा, तो गर्म कोई आदमी थोड़े करेगा कि जो है वहां माचिस जला दिया या फिर आग लगा दिया तो गर्म हो गया। भाई गर्म करने वाला धरती पर एक ही है, वो है सूरज। ठीक है, इस पूरे धरती को वही गर्म कर रहा है दोस्तों, यानी सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है उसी से दोस्तों ये गर्म हो सकता है। तो वही आपका जवाब भी है कि सागरीय जल के तापमान का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत क्या है दोस्तों, याद रखेगा सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है सूर्य। या हो सकता है परीक्षा में सूर्य न दे करके क्या दे दे, सूर्यातप, क्या दे दे, सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है या सूर्य का प्रकाश। ठीक है, सूर्य का प्रकाश, भाई यही इस पूरे जमीन को भी दोस्तों गर्म करता है, स्थल खंड को भी गर्म करता है, और जो जलमंडल है ये उस जलमंडल को भी गर्म करता है, वायुमंडल को ही गर्म करता है। सभी को गर्म कौन करता है, अकेला सूरज है जहां से गर्मी मिलती है। ठीक है, और क्यों मिलती है, क्योंकि दोस्तों सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया चल रही है। सूरज गर्म क्यों है, इतनी ऊर्जा उष्मा उसे कहां से मिल रही है, इसको ऊर्जा उष्मा मिल रही है इसके नाभिकीय संलयन से। किससे मिल रही है दोस्तों, इसके अंदर नाभिकीय संलयन चल रहा दोस्तों, हाइड्रोजन हीलियम में तब्दील होते जा रहा है, उसी से दोस्तों ये ऊर्जा पैदा होते चल रही है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे के सवाल में पढ़िए क्या दे रहा है, कह रहा है सूर्य की किरणें सागर के अंदर कितनी गहराई तक प्रवेश कर सकती हैं। तो बड़ा अच्छा सवाल दे दिया। हम लोग कभी कभी सोचते थे कि चलो सूर्य का प्रकाश अगर ऊपर से आ रहा है और ये समुद्र के ऊपर पड़ रहा है तो कितनी गहराई तक दोस्तों ये सूर्य का प्रकाश जा सकता है। जैसे आपको अगर समुद्र के भीतर भेज दिया जाए तो क्या समुद्र के अंदर अंधेरा है, भाई एलईडी लाइट तो लगी नहीं है, प्रकाश है। ये प्रकाश कहां तक आपकी मदद करेगा, केवल 200 मीटर। कितना, केवल 200 मीटर दोस्तों ये प्रकाश आपकी मदद करने वाला है। तो सूर्य की किरणें कितना मीटर तक दोस्तों, केवल और केवल 200 मीटर तक दोस्तों समुद्र के अंदर जाती है। उसके बाद प्रकाश धीरे धीरे लुप्त होने लगता है, समाप्त होने लगता है। आप और गहराई में जाएंगे, आपको चारों तरफ कुछ नहीं दिखेगा। आपको क्या लगता है, मूवी में जैसा दिखाता वैसा दिखता समुद्र, अरे भाई लाइट नहीं है वहां पे,
आप यदि अलग से कोई यान वान लेके जाइए, उसमें टार्च लगा वही आपको दिखाई देगा, वरना पिक्चर विक्चर भूल जाइए, वो शूटिंग के लिए होता है। ठीक है, पानी के 200 मीटर से ज्यादा अंदर जाएंगे कुछ नजर आने वाला नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? इसको याद रखेगा, बड़ा मजेदार पॉइंट है। ठीक है, लोगों को नहीं पता होता है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता चलेगा। अगला सवाल दे रहा है कि महासागरीय जल की सतह का औसत दैनिक तापांतर कितना होता है। ठीक है, एक बात तो तय हो गया कि महासागरीय जल जो दोस्तों ये गर्म कैसे होता है, तो गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। किससे गर्म होता है दोस्तों? ये गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से। तो ठीक है, अब देखिए दिन में मान लीजिए प्रकाश मिला, गर्म हुआ, फिर ठंडा भी तो होगा, तो इसी को कहा जाता है तापांतर, ताप में अंतर। तो एक मैक्सिमम टेम्परेचर होगा, एक मिनिमम टेम्परेचर होगा, दोनों का जो डिफरेंस होता है वही डिफरेंस आपको बताना है, क्योंकि यहां पर औसत आपसे पूछ रहा है। क्या पूछ रहा? औसत। तो 1 डिग्री सेल्सियस दोस्तों ये औसत तापांतर होता है। कितना दोस्तों? 1 डिग्री सेल्सियस आपको याद रखना है। औसत तापांतर कितना दोस्तों? केवल और केवल 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल दे रहा है कि सागर में 100 फैदम गहराई पर तापमान कितना होता है। सर ये फैदम क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल, इसमें बुरा सवाल नहीं है। ठीक है, याद रखेगा, समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या कहलाता दोस्तों? इसको कहा जाता फैदोमीटर। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं फैदोमीटर। ठीक है, फैदोमीटर क्या करता है? ध्वनि तरंगों का उपयोग करके, तरंगों का उपयोग करके क्या करता है? यह समुद्र की गहराई को मापता है, और जो गहराई को मापने के लिए जो व्यक्त करता आंकड़ा वो फैदम में होता है। जैसे कि यहां पे लिख दिया दोस्तों 1 फैदम। क्या दे दिया? यहां पे दे दिया 1 फैदम ना, तो 1 फैदम पता है कितने के बराबर होता है? ये होता 1.8 मीटर के बराबर, 1.82 मीटर के बराबर होता है। 1.8 आप ऐसे याद रखें, 1.8 मीटर में कितना होता है? 1 फैदम होता है। अभी आपसे क्या पूछ रहा है कि समुद्र में 100 फैदम की गहराई तक जाना आपको, तब तापमान कितना होगा? तो लगभग 16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इतने अंदर जाने पर जो टेम्परेचर है वो कितना मिलेगा? लगभग 16 डिग्री सेल्सियस के आसपास दोस्तों टेम्परेचर मिलता है। एक बात। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि भूमध्य रेखा के समीप महासागरों का औसत सतही तापमान कितना होता है? सतह पे तापमान कितना होता है? एक बात तो आप जानते हैं दोस्तों हमेशा से कि चाहे हम यहां पर भूमध्य रेखा का नाम ले लें, चाहे हम इसे कहते हैं विषुवत रेखा। ठीक है, एक ही बात है, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा। इस पर दोस्तों 12 महीने क्या करता है? सूर्य का प्रकाश पड़ता है। ठीक है, 12 महीने सूर्य का प्रकाश मिलता रहता है। ठीक है, देखिए सूर्य का उत्तरायण होना चाहे दक्षिणायन होना, इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। क्यों? हमेशा प्रकाश मिलता रहता है। तो जब हमेशा इसको प्रकाश मिलता रहेगा, ठीक है, तो यहां पर दिन रात उसी का बराबर होता है। इसी वजह से दोस्तों जब एक जैसा टेम्परेचर मिलेगा तो ये क्षेत्र ज्यादा गर्म होगा। वही आपसे सवाल करा कि भूमध्य रेखा के समीप महासागरों का औसत सतही तापमान कितना होता है, तो जनरली तो 16 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन भूमध्य रेखा पर जो तापमान है वो होता है लगभग 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास। भूमध्य रेखा की बात कर रहे हैं, जहां सूर्य का प्रकाश 12 महीने पड़ता है, उस स्थान पर टेम्परेचर ज्यादा होता है, और जहां नहीं पड़ेगा वहां टेम्परेचर कम होगा। तो सिंपल सी बात है, इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ जाइए अगले सवाल पर। करा किस खाड़ी में सागरीय सतह का सर्वाधिक ऊंचा तापमान 34 डिग्री सेल्सियस दोस्तों रिकॉर्ड किया गया? ठीक है, गजब की बात है। मतलब भूमध्य रेखा से भी ज्यादा तापमान ये किस खाड़ी में दोस्तों? तो स्पेशली दोस्तों फारस की खाड़ी में मापा गया। ठीक है, फारस की जो खाड़ी दोस्तों, ठीक है, यहां दोस्तों सर्वाधिक तापमान रिकॉर्ड किया गया है। ठीक है, सर्वाधिक ऊंचा तापमान रिकॉर्ड किया गया, और ये तापमान कितना दोस्तों? 34 डिग्री सेल्सियस। जनरली हम लोग कितना देखते हैं? 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी औसत कितना होता है दोस्तों? औसत हम कितना पढ़ते हैं? औसत हम पढ़ते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। वहीं पे दोस्तों 34 डिग्री सेल्सियस इस फारस की खाड़ी में रिकॉर्ड किया गया। ठीक है, तो इस तथ्य को भी याद रखेंगे। बढ़िया सवाल हो गया। अगला सवाल देखिए, दे रहा कि महासागरीय जल की लवणता का मुख्य स्रोत क्या है? जैसे दोस्तों महासागरीय जल के तापमान का मुख्य स्रोत क्या था? तापमान
तापमान का मुख्य स्रोत क्या था दोस्तों? तो आपने कहा सूर्य का प्रकाश, ठीक है। तब आपने क्या बताया? सूर्य का प्रकाश इसका मुख्य स्रोत था। अभी आपसे पूछ रहा है जो दूसरा घटक होता है लवणता, उसका मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों? तो किनारे के जो महाद्वीपीय शैल होते हैं, जो पर्वतें होते हैं, जो पत्थर होते हैं वो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? महाद्वीपीय जो शैल होती है, शैल मतलब क्या? जो पत्थर होते हैं दोस्तों, जो चट्टानें होती हैं, वही दोस्तों इसको लवणता प्रदान करती है, ठीक है। तो याद रखेगा महासागरीय जलों को लवणता कौन प्रदान करता है? ये हो जाएगा जवाब आपका, ठीक है। आगे जी अगला सवाल देखिए, कारण लवणता को किसमें व्यक्त करते हैं? तो लवणता को दोस्तों हमेशा आप कह सकते हैं ग्राम प्रति हजार में दोस्तों व्यक्त करते हैं, ग्राम प्रति हजार में, ठीक है। किसमें व्यक्त करते हैं दोस्तों? ग्राम प्रति हजार में। अभी मैं आपको एक आंकड़ा दे देता हूं, वहां से आप अपने आप समझ जाएंगे, ठीक है। कैसे ग्राम प्रति हजार होगा वो समझिए। सवाल आता है कि समुद्री जल की औसत लवणता कितनी होती है? एवरेज अगर देखा जाए दोस्तों तो औसत लवणता कितनी होती है? किसकी दोस्तों? समुद्री जल की, ठीक है। औसत लवणता की बात कर रहा है, तो इसकी औसत लवणता होती दोस्तों लगभग 35। कितनी होती है? 35 प्रति हजार। अब 35 प्रति हजार का मतलब क्या है दोस्तों? जरा ये समझिए, ठीक है। 35 का मतलब होता है 35 ग्राम। कितना हो जाता है दोस्तों? 35 का मतलब क्या हो जाता है? 35 ग्राम। और प्रति हजार का मतलब क्या हो जाता है? अब इसको चाहे 1000 ml ले लीजिए, ठीक है। क्या ले लीजिए दोस्तों? मिलीलीटर। क्या ले लीजिए? मिलीलीटर, ठीक है। ऐसे समझ लीजिए कि 1 लीटर में 35 ग्राम क्या होता है दोस्तों? ये लवणता पाई जाती है। कितनी लवणता पाई जाती है? औसतन अगर देखा जाए तो ये कितनी लवणता होती है? केवल 35 ग्राम लवणता होती है। इसे आप याद रखेंगे। अब देखिए आगे क्या लिख रहा है, इसको समझिए। लिख रहा है किस माह में, किस महीने में महासागरीय जल का उच्चतम वार्षिक तापमान दोस्तों अंकित किया जाता है? सबसे ज्यादा वार्षिक तापमान पूरे साल में सबसे ज्यादा गर्म कब रहेगा ये जल? तो गर्मी के समय में। भाई ठंडी के समय में तो वैसे भी सूरज का प्रकाश कम मिलता है, और जब सूर्य का प्रकाश कम मिलेगा तो कैसे महासागरीय जल गर्म होगा? सवाल ही नहीं उठता। बरसात में भी नहीं गर्म होगा। गर्म कब होगा? जब गर्मी होगी। तो गर्मी के समय में आप कह सकते हैं। अब देखिए हो सकता है कि आपके सवाल में ऑप्शन में ग्रीष्म ऋतु मिल जाए, हो सकता है दोस्तों आपके ऑप्शन में गर्मी का समय मिल जाए, या हो सकता है आपके ऑप्शन, अच्छा माह पूछा है तो बताइएगा दोस्तों अगस्त माह में। कब दोस्तों? अगस्त माह में दोस्तों। ये अब देखिए, अब लगेगा आपको कि यार कि गर्मी तो पड़ती मई जून जुलाई में, और यहां कह रहा है कि सबसे ज्यादा वार्षिक तापांतर हाईएस्ट रिकॉर्ड किया गया अगस्त महीने में। पॉइंट वाली बात है। जिस बच्चे को नहीं पता होगा वो बच्चा जून जुलाई करेगा, क्यों अगस्त करेगा? उसको लगेगा अगस्त में तो बारिश होती है। बट जो फैक्ट है मैं आपको समझा रहा हूं, यहां अगस्त ही नोट कीजिएगा। मैं भी एक पल के लिए हैरान हो गया था, लेकिन आप ना होइएगा, ठीक है, क्योंकि आपको मैंने समझा दिया ना, इसको यही लिखिएगा, ठीक है। और मेरा ऐसा बोल जाना ये अपने आप में काफी है। ये आपको परीक्षा के टाइम अपने आप इंडिकेट कर देगा कि नहीं, नितिन सर ने मना किया था कि मई जून जुलाई नहीं टच करना है, सीधे क्या टच करना है? अगस्त को टच करना है। कह रहा किस माह में महासागरीय जल का न्यूनतम वार्षिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है? सबसे कम वार्षिक तापांतर कब होता है दोस्तों? तो यहां भी बच्चों को लगेगा ठंडी पड़ेगी। ठंडी पड़ती है नवंबर दिसंबर जनवरी, और उत्तर नवंबर दिसंबर जनवरी नहीं है, उसके ठीक बाद का महीना फरवरी, ठीक है। तो न्यूनतम कब होता है दोस्तों? याद रखेंगे फरवरी, या फिर यहां फरवरी माह लिखता, या फिर आपसे शीत ऋतु लिख देता, ठीक है, शीत ऋतु। तो इसको दोस्तों थोड़ा विशेष रूप से आप ध्यान दीजिएगा कि कब अधिकतम होगा और कब न्यूनतम होगा, ये आप याद रखेंगे। इसके बारे में ये सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला सवाल करते हैं। कुछ और डिफिकल्ट सवाल सुनिए कैसे आता है परीक्षा में, कि महासागरों के जल में अधिकांश लवणता किसके कारण होती है? सबसे ज्यादा लवणता दोस्तों किस वजह से होती है, किसके कारण होती है, ये बताइए। तो दोस्तों लवणता मतलब क्या हो गया? लवणता मतलब हो गया नमक। क्या हो गया? नमक। और नमक मतलब क्या हो गया? नमक मतलब हो गया NaCl। NaCl मतलब क्या हो गया? Na मतलब हो गया सोडियम, और Cl मतलब क्या हो गया? क्लोराइड। क्या हो गया दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। क्या समझ में आया? बात समझ में आया? बस इतनी सी बात याद रखिए। तो किसके वजह से सबसे ज्यादा लवणता होगी? NaCl की वजह से, सोडियम क्लोराइड की वजह से। पता नहीं परीक्षा में क्या ये दे दे, ठीक है, इसको आप समझिएगा, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। आगे लिख रहा है कि महासागरीय जल की लवणता में सोडियम क्लोराइड की हिस्सेदारी कितनी होती है? जो समुद्र का जल होता है उसमें सबसे ज्यादा नमक ही पाया जाता है, लेकिन कितना नमक होता है? सर जब हमने मुंह में डाला हमें तो नमकीन पानी लगा है, ठीक है। आप याद रखिए, परसेंटेज में याद रखेगा 77.7,
77.75% दोस्तों ये क्या पाया जाता है, ये इसमें नमक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इसी वजह से दोस्तों जब कभी आप समुद्री जल अपने मुंह में लेते हैं तो आपको ये नमकीन लगता है। ठीक है, क्या लगता है? नमकीन महसूस होता है, वो इसी वजह से होता है। अगला सवाल, महासागरीय जल की लवणता में मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है? ठीक है, कौन सा क्लोराइड? मैग्नीशियम क्लोराइड की हिस्सेदारी कितनी है? तो लगभग 10.8%। कितना दोस्तों? 10.8% क्या पाया जाता है? मैग्नीशियम क्लोराइड। वैसे सबसे ज्यादा नमक होता है, नमक को हम सोडियम क्लोराइड करते हैं, और MgCl जो होता है दोस्तों मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ये दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व है जो समुद्री जल में पाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ध्यान देंगे, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी किताबें लॉन्च की गई हैं। आप एक मौका दीजिए, हमारी किताबों को लीजिए। धीरे धीरे दोस्तों हम किताबों पे काम करते हैं, कभी कभी 2, 3, 4, 5, 6 महीने लग जाता है किताब बनाने में। हमारे पास बहुत बड़ी टीम नहीं है। ठीक है, हम दोस्तों 2-4 लोग मिलकर काम करते हैं और बड़े मेहनत से कंटेंट तैयार करते हैं। एक एक चीज़ को लिखते हैं, ढूंढते हैं, उसका सोर्स ढूंढते हैं, ताकि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि जो गलत तरीके से प्रेजेंट हो जाए। ठीक है, तो मेहनत से काम करते हैं। ऑप्शन बहुत सारे हैं, मार्केट से आउटसोर्स करके हम चाहें तो जो 1 महीने में 100 किताबें लॉन्च कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वही 100 किताबें 1000 लोग कॉपी पेस्ट करके निकाल रहे हैं, फिर उनमें हमारे में क्या अंतर होगा। ठीक है, इसीलिए मैं दोस्तों धीरे धीरे काम करता हूँ। आपको अगर ये सारी किताबें चाहिए, और भी किताबें हैं, हो सकता है यहाँ कम किताबें लिस्ट हों, आपको अलग अलग किताबें चाहिए तो आप ले सकते हैं। एक बार विजिट कीजिए हमारे वेबसाइट पर या एप्लीकेशन पर, स्टडी 91 सर्च कीजिए गूगल पे, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं कुछ डाउट हो रहा है, परेशानी है, आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों कि महासागरीय जल की लवणता में मैग्नीशियम सल्फेट कितना होता है। देखिए फिर से याद करिए, अभी हमने पीछे क्या पढ़ा? पीछे हमने पढ़ा सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ा दोस्तों? सोडियम क्लोराइड। और हमने आपको कितना बताया सोडियम क्लोराइड? इसको बताया था मैंने 77.75%। ठीक है, दूसरा हमने क्या पढ़ाया आपको? मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या पढ़ाया? MgCl। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड, इसकी मात्रा कितनी होती है? 10.8%। ठीक है, अभी क्या दे रहा है? ये मैग्नीशियम सल्फेट दे रहा है। ठीक है, और इसकी मात्रा कितनी है? लगभग 4.7%। कितना है दोस्तों? लगभग 4.7% ये मैग्नीशियम सल्फेट पाया जाता है समुद्री जल के भीतर। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए। अगला दे रहा है सवाल कि महासागरीय जल की लवणता में कैल्शियम सल्फेट कितना होता है। क्या पूछ रहा है दोस्तों? कैल्शियम सल्फेट की हिस्सेदारी कितनी होती है? ये और भी कम होता है, 360 मतलब 3.60%। ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो आप एक बार आंकड़ा जोड़ सकते हैं। मुख्य आंकड़ा दोस्तों 77.7% एक हमने पढ़ाया, प्लस दोस्तों 10.8% पढ़ाया, प्लस 4.7% पढ़ाया, प्लस दोस्तों हम लोगों ने 3.6% पढ़ा। क्या पढ़ा? 3.6%। ठीक है, तो 77, 10, 87 इधर का जोड़ लेंगे तो 88 हो जाएगा। 88 और 4, 3, 7, 1, 8, 88 और 8 कितना हो जाएगा? 96 हो जाएगा। तो ये पहुंच गए दोस्तों हम 96 तक। ठीक है, 88 और 8 यही होगा ना, 96। तो 96% तक तो दोस्तों ये होते हैं। बाकी 3-4% में अन्य तरह के चीजें पाई जाती हैं। उनमें क्या क्या पाया जाता है तो जरा ये भी समझिए, एक और है। ठीक है, 96 पहुंच गए हैं। महासागरीय जल की लवणता में पोटेशियम सल्फेट की मात्रा कितनी होती है? अभी तक दोस्तों आप कितना पहुंच गए हैं? तो 96 के आसपास पहुंच गए, लगभग 96% के आसपास आ गए हैं। पोटेशियम सल्फेट कितना होता है? लगभग 2.5% के आसपास होता है, 2.5 का 2.4। ठीक है, तो 96, 2, 98, 98.5 पहुंच गए। ये सब चीजें पाई जाती हैं। मुख्य रूप से दोस्तों यही पूछा जाता है, इससे ज्यादा डिटेल आज तक कभी आपसे नहीं पूछा गया। जो मेन मिनरल्स है कि समुद्री जल में क्या क्या पाया जाता है, वो सब कुछ मैंने ब्रीफ करके आपको बता दिया। अब कुछ सवाल एडिशनल है जो आप समझिएगा। सवाल आता है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे अधिक लवणता कहां पर दोस्तों, किन अक्षांशों में पाई जाती है? देखिए, अगर यह सवाल आपको पढ़ना है तो यहां पे 2 चीजें आपको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले पढ़ना पड़ेगा कि उत्तरी गोलार्ध में, ठीक है, एक तो पढ़ना पड़ेगा उत्तरी गोलार्ध में लवणता, और दूसरा पढ़ना पड़ेगा दक्षिणी गोलार्ध में लवणता। दोनों जगह पढ़ना पड़ेगा ना, उत्तरी गोलार्ध में लवणता और दक्षिणी गोलार्ध में लवणता। तो अगर उत्तरी गोलार्ध की बात करेगा तो उत्तरी गोलार्ध में जो लवणता है ये 20 डिग्री से लेकर के 40 डिग्री के मध्य पाई जाती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध में जो लवणता है ये 10 डिग्री से लेकर 30 डिग्री के मध्य पाई जाती है। मैंने दोनों बातें पढ़ा दिया।
कल को परीक्षा में उत्तरी गोलार्ध दे दे, फिर आप कहेंगे नितिन सर ने बताया नहीं। भाई पूरी बातें जानिए, ठीक है, कि क्या उत्तरी गोलार्ध में कहां लवणता ज्यादा पाई जाती है, दक्षिण गोलार्ध में कहां लवणता ज्यादा पाई जाती है, किस डिग्री पे ज्यादा पाई जाती है, सब कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला सवाल देखिए कि किन अक्षांशों पर लवणता सबसे अधिक पाई जाती है। देखिए अगर हम दोस्तों आज जैसे अभी सबसे अधिक पूछ रहा है, यही सबसे कम भी पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है? सबसे कम लवणता। आपको भरोसा नहीं होगा, सबसे कम लवणता दो जगह पाई जाती है, ध्रुवों पर भी सबसे कम लवणता होती है और भूमध्य रेखा पर भी दोस्तों। भूमध्य रेखा जो है दोस्तों, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा या फिर विषुवत रेखा यहां भी दोस्तों लवणता कम पाई जाती है। जबकि बच्चा सोचेगा लगता उल्टा बताया जा रहा है, नहीं, याद रखिएगा ध्रुवों पर और भूमध्य रेखा पर दोनों जगह लवणता कम पाई जाती है। और अधिक कहां पाई जाती है? कर्क और मकर रेखा पर। कहां अधिक पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा पर क्या होता है दोस्तों? ये लवणता अधिक पाई जाती है, ये तथ्य याद रखेंगे, ठीक है। या फिर अगर गहराई पे जाएंगे तब दोस्तों लवणता आपको अधिक मिलेगी, ठीक है, गहराई में जाने पे भी लवणता अधिक मिलती है। चलिए आगे देख लेते हैं। किन अक्षांशों पर लवणता सबसे कम होती है? तो अक्षांश पूछ दिया तो या तो 0 डिग्री पर, ठीक है, 0 डिग्री, या फिर 90 डिग्री पर, ठीक है, 90 डिग्री पर ये दोस्तों सबसे कम लवणता पाई जाती है, भी मैंने आपको बता ही दिया, ठीक है, इसको याद रखिएगा। और एक चीज याद रखिएगा, गहराई में जाने पर, अगर आप गहराई में जा रहे हैं, गहराई में यहां पर क्या होता है दोस्तों? गहराई में जाने पर लवणता क्या हो जाती है? अधिक होती है, ठीक है। जब आप जितना गहराई में जाएंगे लवणता उतनी ज्यादा मिलती है, ये तथ्य भी आपको याद रखना है, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ते जा रहा हूं, आपको कोई मतलब ही नहीं। पढ़िए भाई, मेहनत से पढ़िए। मुझे नहीं पता कि आपके कोचिंग में या फिर जहां भी आपने ऑनलाइन ऑफलाइन पढ़ा है, क्या इस चैप्टर पे चर्चा किया गया है कि नहीं, ये मुझे नहीं जानकारी। लेकिन जहां तक मैं समझता हूं कि यदि आपने कहीं से भी वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा तो इन सवालों का जवाब आपके मुख में होना चाहिए, तुरंत आपको उत्तर देना। इसीलिए मैं कोई ऑप्शन नहीं देता, और शायद ऑप्शन नहीं देता इसी कारण बच्चे हमसे जुड़ना कम पसंद करते हैं। लेकिन मेरी अपनी मर्जी है, मैं आपको ऑप्शन नहीं दे सकता। ऑप्शन दूंगा ना तो आप ऑप्शन पे निर्भर हो जाओगे। मैं यहाँ ऑप्शन दे देता, इसका मतलब उत्तर सामने लिख देता, मुझे वही नहीं करना। आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइए। जैसे सवाल दिया कि पृथ्वी पर सर्वाधिक लवणता कहाँ पाई जाती है, मुझे पता आप क्या जवाब देने वाले हैं। मुझे पता है आप जवाब देंगे दोस्तों तुर्की की वान झील, यही बोलेंगे ना, तुर्की की वान झील, यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है। लेकिन मैं कह रहा हूं दोस्तों अभी आपको अपडेट होने की जरूरत है। हो सकता है कि आयोग भी अपडेट ना हो, लेकिन अपने आप को अपडेट कीजिए। और मैं आपको बताता हूं पृथ्वी की सबसे ज्यादा लवणता कहां है। ऐसे एक उत्तर बनता है कि झीलों में पाई जाती है, ठीक है, झीलों में। और झीलों में भी दोस्तों सबसे ज्यादा लवणता पाई जाती है अंटार्कटिका में। कहां पर दोस्तों? अंटार्कटिका में, ठीक है, वहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा लवणता देखने को मिलती है, ठीक है। जबकि अभी आपने पढ़ा कि ध्रुवों पर लवणता कम पाई जाती, उसके अपोजिट जाकर दोस्तों आपका जवाब मिलता है, ठीक है। अभी चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। लिख रहा किस झील की लवणता दुनिया में सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब आप पढ़ते हैं सबसे ज्यादा लवणता दोस्तों तुर्की की वान झील में है। और कितनी है? तो आप पढ़ते हैं 333%, मतलब सीधा सीधा समझिए 333 ग्राम प्रति हजार, ये इसका मतलब आता है, ठीक है। जबकि मैं आपको बताऊंगा डॉन जुआन झील, कौन सा? डॉन जुआन झील आपने नहीं पढ़ा होगा, इस पे स्टार लगाइए, आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा इस झील के बारे में, ठीक है। ये झील है दोस्तों, और ये झील कहां स्थित है? ये झील अंटार्कटिका में स्थित है। ये दुनिया की सबसे ज्यादा क्या है? लवणीय झील है। तो पूछा जा रहा दोस्तों ये जो डॉन जुआन झील है दोस्तों, ये कहां पर स्थित है? तो क्या बताएंगे दोस्तों? ये अंटार्कटिका में स्थित है। कहां पर स्थित है? अंटार्कटिका में। अब सवाल ये भी आएगा कि सर इसकी लवणता कितनी है? इसकी लवणता है भैया 442 ग्राम। इसकी लवणता कितनी है दोस्तों? 442%, ऐसे समझिए, ठीक है। कहीं कहीं पे 45 लिखा हुआ, मैं तो कम बता दिया थोड़ा सा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब मुझे पता है इस सवाल को पढ़ने के बाद आप गूगल जरूर करेंगे, ठीक है। गूगल करने वाले हैं, सर विश्वास नहीं हो रहा, भरोसा नहीं हो रहा, नितिन सर ने ये क्या पढ़ा दिया, ठीक है। जो पढ़ाया नितिन सर ने बिल्कुल सही पढ़ाया। आपकी मर्जी तो आप गूगल कर सकते हैं। चलिए गूगल करना ही है तो हम कहते हैं लगे हाथ 2-4 सवाल और गूगल कीजिए, ठीक है। सवाल सुनिए क्या दिया है। सवाल है दोस्तों कि इथोपिया की गेटेल झील है। कौन सी दोस्तों? इथोपिया में एक झील है, उसका नाम है गेटेल झील। करा उसकी लवणता कितनी है? आप कहेंगे सर ये क्यों पूछ रहे हैं? दोस्तों मैं बताना चाहूंगा, इसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। कहां पर? इसका नाम जो है ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड
वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखा गया, ठीक है। और आपको भरोसा नहीं होगा ये किस बात के लिए मैं कह रहा हूं दोस्तों अगर आप अंटार्कटिका वाला छोड़ भी दीजिए तो ये भी कोई कम लवड़ी झील नहीं है। इसकी लवणता, ये जो झील है इसकी लवणता 430 ग्राम है। कितना है दोस्तों? 430%, ऐसे समझिए 430% या 430 ग्राम प्रति हजार, ठीक है। एक जगह पड़ता है उसका नाम है डानाकिल डिप्रेशन। क्या नाम है? डानाकिल डिप्रेशन, उसका नाम ही है दोस्तों डानाकिल डिप्रेशन। ये डानाकिल डिप्रेशन जो है दोस्तों इसे नरक का द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं नरक का द्वार, ठीक है। एक ऐसा जगह दोस्तों जहां जाने के बाद झील के अंदर से आपको लावा निकलते दिखाई देगा। पृथ्वी के अंदर से लावा ऐसे बाहर निकलता है, तेजाब जैसी गंध। यहां आसपास जो जानवर जाते हैं वो हवा में मर जाते हैं, उसकी हवा इतनी जहरीली वो मर जाते हैं, ठीक है। इतना खतरनाक है। कभी आप गूगल सर्च कीजिए, ऐसी ऐसी पिक्चर मिलेगी ना, आप ये नाम सर्च कीजिए गेटल झील, डर जाएंगे आप, अंदर से भयभीत हो जाएंगे। ये कौन सी, ये सच में, मतलब इमेज देख के आप, जो आप मूवी में देखते हैं ना, मूवी छोड़ो भाई, ये देखने के बाद लगेगा कि ये कोई एलियन का जगह होगा, ये हमारे धरती पे जगह है ही नहीं। अब नितिन सर इतनी तारीफ कर दी है तो गेटल झील तो ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ढूंढना जरूर है दोस्तों, बहुत शानदार सा जवाब मिलेगा आपको, ढूंढिए। आगे देखिए, इसी तरह से सेनेगल की रेतबा झील, कहीं कहीं पे रेतबा लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे लिखा है रेटबा। क्या लिखा है दोस्तों? रेटबा झील, ठीक है, ठीक है। अच्छा, सेनेगल जो देश है दोस्तों अफ्रीका में पड़ता है, इसकी राजधानी है डकार, ठीक है। इसकी राजधानी कहां है? डकार। ये डकार के पास में स्थित है रेटबा झील। इसकी लवणता कितनी है? अभी तो दोस्तों मैंने आपको समझाया ना, अगर आप तुर्की की वान झील के चक्कर में पड़े हो तो 333% लवणता वाली है। मैंने तो आपको 445 वाला बता दिया, 444 वाला बताया, ठीक है। आप 445 याद रखिएगा, वो जो अंटार्कटिका पड़ा डानजुआन झील, ठीक है, डानजुआन झील। उसके बाद दोस्तों नरक का द्वार कहा जाता है गेटल झील को, याद रखिए, ठीक है। तेजाब जैसी गंध आती है यहां से। उसी तरह से ये सेनेगल की जो रेटबा झील है दोस्तों, इसकी लवणता कितनी? अभी तो आपने यहां पढ़ा 430 ग्राम ना, यहां याद रखिए 400%। 400% मतलब क्या हो गया? सीधे सीधे कहिए 400 प्रति हजार। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 400 प्रति हजार, 400 प्रति हजार, ठीक है। आप बताइए ज्यादा है कि नहीं? तुर्की की वान झील से ज्यादा है कि नहीं? बिल्कुल ज्यादा है। आगे देखिए सवाल क्या दे रहा है, अगला सवाल दे रहा है कि अंटार्कटिका की लवणता कितनी है। अंटार्कटिका में जो झील है दोस्तों उसकी लवणता कितनी है? तो ऐसे तो हम 444 पढ़े थे, 444% याद रखेंगे, ठीक है। 444% ऐसे याद रखें, मोटी मोटा, ठीक है, राउंड फिगर में। या फिर अगर हम ओवरऑल देखें औसतन तो याद रखिएगा दोस्तों वहां की लवणता है 350%। कितना है दोस्तों? 350% दोस्तों लवणता मिलती है, ठीक है। अच्छा, एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा, सर हम कहीं कहीं मृत सागर पढ़ते हैं, एक्चुअली मृत सागर दोस्तों जो आप पढ़ते हैं ना, वो इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि मृत सागर दुनिया की सबसे निचली भूमि है, ठीक है। मृत सागर स्थित कहां है? ऐसे तो याद रखिए कि मृत सागर इजराइल में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों? इजराइल में स्थित है। और मृत सागर जो दोस्तों ये दुनिया की सबसे निचली भूमि है। क्या है दोस्तों? सबसे निचली भूमि है। भूमि कहिए चाहे बिंदु कहिए, सबसे निचला बिंदु है। कितना नीचे दोस्तों? तो 440 मीटर नीचे है। कितना दोस्तों? इसी कार्ड इसका नाम आता है, 440 मीटर नीचे है स्थित है, याद रखिएगा। और यहां पर अगर हम बात करें दोस्तों, इसकी लवणता की बात करें तो इसकी लवणता है 240 ग्राम। कितना दोस्तों? तो 240% ले लीजिए इसकी लवणता है, अगर मैं मृत सागर की बात करूं तो। इतनी लवणता में भी दोस्तों आदमी, कहा जाता है कि अगर आदमी चला जाए तो तैरता रहेगा, इतना ज्यादा नमक है कि आदमी डूबेगा ही नहीं, वो तैरता ही रहेगा, ठीक है। ये भी कहावत इसके बारे में कहा जाता है, तो याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि भारत की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है, ठीक है। तो भारत की जो सर्वाधिक लवणता वाली झील है वो है दोस्तों सांबर झील। कौन सी है दोस्तों? सांबर झील। सांबर झील स्थित कहां है दोस्तों? ये राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब मान लीजिए यही एक सवाल और देता है, समझिएगा, ठीक है। भारत की सर्वाधिक लवणता वाली लैगून झील, शब्द जोड़ दिया यहां पर, लैगून झील। अब दोस्तों जब आप क्या होगा, जब आपसे लैगून झील पूछा तब आप बताएगा दोस्तों चिल्का झील। क्या बताएंगे? तब आपका उत्तर क्या होगा? चिल्का झील। अगर लैगून के बारे में पूछा तब तो चिल्का है, क्योंकि ये जो सांबर है ना ये अंतर्देशीय है। क्या है दोस्तों? ये अंतर्देशीय मत कहिए, अंतस्थलीय है। क्या दोस्तों?
अंतःस्थली है। क्या है दोस्तों? स्थल खंड के बीच में स्थित है दोस्तों, ये किसी समुद्र वगैरह से नहीं टच में है। लेकिन दोस्तों अगर लैगून शब्द लिख दिया तो इसका मतलब ये समुद्र से टच में है, ये तो ये चिल्का झील हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल और यहाँ पे आता है इंपॉर्टेंट, वो सवाल ये है कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी? यहां पर दोस्तों खारा और पानी की नहीं बात है, सबसे बड़ी की बात आ रहा है। तो सबसे बड़ी झील है दोस्तों कैस्पियन सागर। नाम है दोस्तों सागर, बच्चा को लगेगा कि ये समुद्र की बात कर रहे हैं, लेकिन यह एक झील है। ये इसका आकार इतना बड़ा है कि बड़े आकार होने की वजह से, बड़ा क्षेत्रफल होने की वजह से इसे सागर नाम दे दिया गया। एक्चुअली में कैस्पियन झील है। क्या है? झील है। हम आप इसे सागर कहते हैं, क्यों? आकार में बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा आयतन है, बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत सारा पानी इसमें, इस वजह से दोस्तों इसे कहते हैं। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के हैंड रिटन नोट्स हैं, तो आप चाहें तो इन नोट्स को भी दोस्तों परचेज कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी के और भी चीज़ें हैं तो आप आके वेबसाइट पर देख लीजिए, पेड कोर्स है, किताबें हैं, नोट्स हैं, सारी चीज़ें हैं, आप चाहें तो आके ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आज का सेशन फिलहाल यही समाप्त होता है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। एक निवेदन और आपसे है दोस्तों, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप जान पाएंगे कि नितिन सर कब कौन सी क्लास देते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।